हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के लिए इतिहास का पार्ट 2 रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। पार्ट रहेगा राजा, किसान, नगर, प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। तो इस चैप्टर के हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा महापाषाण क्या है। महापाषाण क्या है? तो ईस्वी पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में पाए जाने वाले पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे हैं। तो महापाषाण क्या होता है? जो ईस्वी पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के पहले जो बड़े बड़े पत्थर के ढांचे पाए गए हैं उनको जो है महापाषाण कहा जाता है। दूसरा, वह मतलब इन्हें कब्रगाहों के ऊपर रखा जाता था। शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण और औजारों को दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है? जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है इसको भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है? इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के साथ जोड़ा जाता है। दूसरा, इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ। ये क्वेश्चन जो तीसरा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्या क्वेश्चन है? धम्म महामत्त कौन थे? जो धम्म महामत्त थे ये कौन थे? तो कौन थे ये? सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी। ये जो सम्राट अशोक थे इन्होंने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था जिनको धम्म महामत्त कहा जाता था, और धम्म के प्रचार के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के बारे में जानने के लिए कोई 2 स्रोतों के नाम लिखिए। मतलब किन स्रोतों से जो है मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो एक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज का इंडिका विवरण इंडिका, और अशोक के शिलालेख। तो यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं। कौन कौन से स्रोत हैं जिनके बारे में जानकारी मिलती है? यहाँ पर एक तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा आपका। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है, मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो 2 बातें और यहाँ से क्लियर हो रही हैं। तो किनके बारे में अशोक के जो मतलब मौर्यों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगस्थनीज के इंडिका से, और अशोक के जो शिलालेख हैं उनसे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कुषाण कौन थे? तो कुषाण कौन थे? चीन में रहने वाले एक कबायली जाति के लोग थे। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक एक विशाल साम्राज्य में शासन करते थे। ये भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको टिक कर लें। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पेपर में पूछा गया है। अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं व लिपियों में लिखे जाते थे? पूछते हैं अशोक के अभिलेख किन लिपियों में, किन भाषाओं में लिखे जाते थे? तो भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा, और ब्राह्मी लिपि में, और यूनानी भाषा खरोष्ठी लिपि में लिखे जाते थे। तो अब ये पेपर में यहाँ से पूछते हैं कि प्राकृत भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता था? तो अशोक के शिलालेख लिखने में किया जाता था। ठीक, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। मतलब किन कारणों से जो मगध जो है एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय हुआ? तो महत्वाकांक्षी शासक जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये क्या थे? महत्वाकांक्षी थे। लोहे की खानें थी, उपजाऊ मिट्टी थी, जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना का महत्वपूर्ण अंग था। 2 राजधानियाँ थी, एक थी राजगृह, किले बंद शहर था जो कि, और पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों की 5 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आपको पता होगा कि 16 महाजनपद थे उस टाइम। तो जो महाजनपद थे उनकी विशेषताएं बतानी है आपको। तो इसका फर्स्ट आंसर रहेगा, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। जो महाजनपद थे उनमें राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन था। दूसरा, प्रत्येक महाजनपदों की एक किलेबंद राजधानी होती थी। जैसे कि आपको पता है पाटलिपुत्र एक किलेबंद राजधानी थी।
स्थायी सेना जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था और नियमित नौकरशाही। धर्मशास्त्र में शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण राजा क्षत्रिय वर्ग से था। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलना होता था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां पढ़ने जा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के धम्म के बारे में लिखें। अशोक के धम्म के बारे में क्या जानते हैं, आपको लिखना है। तो क्या धम्म की विशेषताएं भी बोल सकते हैं, धम्म की क्या विशेषताएं थी। तो बड़ों का आदर करना, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर, धम्म महामात की नियुक्ति। फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 10वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि क्षेत्र में हुए मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख करें। तो क्या परिवर्तन हुए थे कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग, जो लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किया जाने लगा ताकि आसानी से खेतों को जोता जा सके। गंगा की घाटी में धान की रोपाई की जाने लगी। सिंचाई के लिए कुआं, तालाबों व नहरों का प्रयोग होने लगा। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग। उपज बढ़ने से साधनों पर नियंत्रण के कारण बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान अधिक शक्तिशाली और किसानों पर नियंत्रण। छठा, किसान शासन वर्ग भूमिदान के द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की नीति को अपनाया। तो ये थे इसके प्रमुख परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इतिहास की पुनः निर्माण में अभिलेख किस तरह सहायता करते हैं। मतलब जो अभिलेख राजाओं के मिलते थे वो इतिहास निर्माण में कैसे सहायता करते हैं। तो शासकों एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अशोक ने अपने जो है शिलालेख जो खुलवाए थे उसी से शिलालेखों से ही बहुत सारी जानकारी अशोक के विषय में प्राप्त होती है। लिपि और भाषा की जानकारी, भूमिदान और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। साम्राज्य का विस्तार पता लगता है कि मतलब राजा का जो साम्राज्य था वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक हुआ करता था। सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं क्या थी। आप यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर सहित आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके पढ़ लें। फिर था नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर एक अनुच्छेद दिख रहा होगा कि सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे। मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है, आप इसको पढ़ें और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसकी जानकारी दें कि साम्राज्यों के महान उत्तराधिकारियों के कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए नियुक्त उप समितियों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट करने के लिए क्या किया। तो अशोक ने क्या किया था, आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 2। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसी प्रकार की अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।